नमस्कार सभी साथियों को और अपने संगठन एंटी करप्शन ऑफ इंडिया जो भी कार्यरत हैं और जो अपने काम सही तरीके से कर रहे हैं उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि सभी पद अधिकारी और सभी सदस्य जन जो भी एंटी करप्शन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं वो अपना जो कार्य है वो सही ढंग से कर रहे हैं। मैं संजीव वशिष्ठ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में आपका सबका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो करप्शन को लेकर है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैं किन्हीं भाइयों के साथ कहीं पर बैठा हुआ था, तो उनके मन में जो क्वेश्चन आया था और मैंने उनको जो आंसर दिया उसी को मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी की नॉलेज में भी डालना चाह रहा हूँ। आखिर वो उनका जो सवाल था वो क्या था और जो मैंने उनको बताया वो किस तरह उनको आंसर दिया या किस तरह मैंने उनको समझाया, वो इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को भी बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी समझें कि करप्शन को, जो ये भ्रष्टाचार है, इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये सरकार के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जो उनका क्वेश्चन था, जो उनका सवाल था वो यही था कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और क्या इतने विशाल देश में भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। आप कैसे ये समझा पाएंगे कि इतने बड़े देश में, यानी 140 करोड़ की जहां आबादी है, जहां पर 140 करोड़ की आबादी के साथ साथ 144 करोड़ मन दिल काम करते हैं, तो वहां पर इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है। तो बात सही भी है कि ये भारत एक छोटा देश नहीं है। यदि चाइना के बाद दूसरा बड़ा सबसे बड़ा देश है तो वो भारत ही है। 140 करोड़ की आबादी लगभग बाकी 100-125 देशों की आबादी के बराबर मिलाकर है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ी संख्या में है। यदि हम CPI यानी कि जो करप्शन को नापने वाला इंडेक्स है, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमारी जो पोजीशन आती है वो 86 आती है 180 देशों की लिस्ट में। यानी हमारी जो स्थिति है वो भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा खराब है और हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से पर्याप्त भी है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन जो है ये सबके मन में है, क्या इतने बड़े देश से, इतने बड़े देश में जहाँ पर जो है कई स्टेट तो ऐसी हैं जो कई देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा उन स्टेट में, उन राज्यों में व्यक्ति रहते हैं। यानी हमारे यहाँ पर जो छोटे बड़े राज्य भी हैं ना, तो उनमें भी संख्या इतनी ज़्यादा है जो कई देशों की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। तो क्या इतने बड़े देश से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है? तो ये आपका भी सवाल हो सकता है। और यदि इसका जो आंसर है, यदि मैं कहूँ तो बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? हर एक का जो है एक मतलब कि आंसर होता है। हर एक का एक, कहते हैं ना, जो आता है वो जाता है। ऐसे ही करप्शन आया है तो करप्शन जा भी सकता है। जो जीता है वो मरता है। तो करप्शन ने अपनी जो लाइफ जब पैदा हुआ था, अब वो बढ़ता जा रहा है। वो एक
लिमिट से बड़ा होता जा रहा है। कह सकते हैं कि वो जवानी पर है, अब वो पूरा जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है अपने। कहते हैं ना, जब एक बच्चा रहता है तो वो जो है अट खेल लिया करता है, और वो सबको उस समय अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब करप्शन की शुरुआत हुई होगी तो बिल्कुल ऐसे ही हुई होगी कि उस समय सबने, किसी ने छोटा सा कोई करप्शन किया, किसी ने कुछ अनाज लिया, क्योंकि पहले यदि हम पहले की बात करें तो वहाँ पर पैसा इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता था, लेकिन हाँ, किसी ने पैसा दे दिया तो, या किसी ने अनाज दे दिया, सॉरी, किसी ने अनाज दे दिया तो वो जो है वहाँ से अनाज से ही खुश हो गया। मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, वो भी एक करप्शन के दायरे में ही आता है। यदि मैं देखता हूँ आज के टाइम में, कि जब मैं बहुत छोटा था और मेरे घर वाले हमें किसी दुकान पर कुछ लेने के लिए भेजते थे, तो तेल ले आओ, जाकर पैसे दिए कि राशन का कुछ भी सामान ले आओ, तो वहाँ पर बैठा हुआ जो दुकानदार था वो मुझे एक कुछ ना कुछ साथ में एक टॉफ़ी दे दी या कुछ ना कुछ खाने का दे दिया। तो ये उसने मेरे मन में एक लालच पैदा कर दिया कि यदि मैं इस दुकान पर जाऊंगा तो जो सामान है वो तो मिलेगा मिलेगा, साथ में एक खाने की चीज़ भी मिलेगी जिसके मुझे पैसे नहीं देने। उस समय उस चीज़ को लभाव कहते थे। तो हम उस चीज़ को लेने की वजह से बार बार उस दुकान पर जाते थे। तो यानी उसने हमारी इच्छा को क्या किया कि प्रबल कर दिया कि यदि हम इस दुकान पर जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। घर वालों ने पैसे दिए नहीं दिए, लेकिन हमें कुछ अलग मिलेगा। ये जो इच्छा होती है, ये जितनी प्रबल होती है, भ्रष्टाचार उतना ही प्रबल होता है। उस समय जब ये भ्रष्टाचार अपने पैदा हुआ होगा, छोटा होगा, कम होगा, तो ये इतना पूरा पर्याप्त रूप से यहाँ समाज में दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन अब ये जवानी पर है, ये अब इतना ज़्यादा है कि ये अब छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, दुकानों तक, और यहाँ तक कि सरकारी ऑफिसरों तक, उससे ऊपर हमारे राजनेताओं तक, उसके ऊपर जो सरकार चला रहे होते हैं, उनके माइंड में भी ये सवारी कर रहा है। यानी वो उसको रोकने के बजाय वो इसके साथ दौड़ रहे हैं। यही स्थिति है आज की, जो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। किसी चीज़ को डायरेक्ट कह दिया तो आप पर उंगली उठाई जा सकती है, क्योंकि पूरा प्रशासन, पूरा जो आपका राजशाही परिवार है या कोई भी है, वो इस तरह से लिप्त है कि मेरा नाम तो आए नहीं, लेकिन मैं करता रहूं, मैं साधु की तरह जीऊं, लेकिन पीछे से बगल में छुरी भी रखूं। तो हम अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या इतने बड़े देश से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है? तो मैंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है, और इसमें सरकार को कुछ कड़े और कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। आज के समय भारत कोई इतना बड़ा देश नहीं है जितना ये पहले हुआ करता था। आपने एक अभिव्यक्ति बहुत सुनी होगी, और पिछले कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे होंगे, अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत। यानी जब खंडित नहीं हुआ था, जब इसमें से 9-10 देश नहीं निकले थे, उस समय अखंड भारत था। तो आज से बहुत ज़्यादा बड़ा देश था अखंड भारत। ये कुछ ज़्यादा, मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए। अखंड भारत आज से पहले इसमें से जो 18 से 19 देश जो इससे बाहर निकल चुके हैं, वो सब भारत के ही से जुड़े हुए थे, और उस साम्राज्य को बोलते थे अखंड भारत। और उसके जो राजा थे, जैसे आज आप कह सकते हो राष्ट्रपति या पीएम, ऐसे उस समय जो वहाँ राजा थे वो थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उस समय
करप्शन बिल्कुल जीरो होगा नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उस समय करप्शन ना के बराबर था। एक दो छोटे मोटे राजा, छोटे मोटे कुछ प्रजा के व्यक्ति उस समय भी रहे होंगे जो करप्शन से लिप्त होंगे, लेकिन वो कोई भी बड़े करप्शन में लिप्त नहीं था। वो युद्ध करके एक दूसरे से स्टेट या किसी राज्य को जीतते थे और उस हारते थे। अंदर खाने कोई इतना बड़ा वो नहीं था, छोटा मोटा करप्शन बहुत ना के बराबर होता था, वो भी मॉनेटरी में नहीं, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में, लेन देन में, कि इधर से उधर हुआ या उधर से इधर हुआ, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो जब इतने बड़े राज्य से, इतने बड़े साम्राज्य से, अखंड भारत से में करप्शन ना के बराबर था, और उस समय कंट्रोल करने वाला भी एक ही राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने उसे कैसे रोका? क्या आसान था? ये आप कह सकते हैं उस समय और बात थी, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति उस समय भी थे, व्यक्ति आज भी हैं, मन सबका उस समय भी विचलित होता था, आज भी होता है, और कुछ बड़ा करने की जो है इच्छा उनकी भी थी या रही होगी, जो आज हमारी भी है। तो क्या हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं? यदि हम छोटा सा भी भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे भारतवर्ष पे पड़ता है। तभी आज हमारी स्थिति 86वीं 86 पोजीशन है 180 देश की लिस्ट में। तो ये देखिए कि आप और हम यदि अपने हिस्से का करप्शन नहीं सुधारेंगे, भ्रष्ट आचरण नहीं छोड़ेंगे, तो हम दूसरे से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार ना करे? हम तो करें, दूसरा ना करे। तो क्या देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है? हमारी सबकी इच्छा है कि इंडिया भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। तो कैसे बने? शुरुआत तो अपने से करो, दूसरे के लिए बाद में सोचो, पहले शुरुआत अपने से करो। और सच में यदि हम शुरुआत अपने से करेंगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि ये जो है हमारा भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। जिस सम्राट की मैंने बातें की है कि हमारे जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उस समय थे, तो उन्होंने कैसे किया? कुछ तो किया होगा, कुछ तो सुधारा होगा, या कुछ ऐसी नीति अपनाई होंगी जिससे अखंड भारत में करप्शन ना के बराबर था, या कोई करप्शन या गलत काम करने से पहले सोचता था कि किया तो ये होगा या वो होगा। उस समय के एक जो ट्रेवलर थे, वास्को डी गामा, उन्होंने कहा, अपनी किताब में लिखा है और कहा है कि मैंने इतने देश घूमा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो भारत देश के हैं। सोचो, एक फॉरेनर आकर आपके देश की, अखंड भारत की, जो इससे भी बहुत बड़ा देश था, भारत से बहुत बड़ा उस समय हुआ करता था, अखंड भारत की सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन की तारीफ करता है, तो ये किसी से उद्योग छिपा हुआ नहीं है या किसी से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अपनी तारीफ दूसरों से कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कैसे हुआ? उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के पास एक मणि थी जिनका नाम था चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के को जो है अर्थशास्त्र के ज्ञानी, उनके लिखने वाले
माने जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके साम्राज्य को ऐसी ऐसी नीति से और ऐसी ऐसी नीति और नियमों से चलाया कि वो सबसे प्रभावशाली, सबसे धनवान साम्राज्य था। उसमें करप्शन बिल्कुल ना के बराबर था। कोई भी करप्शन नहीं करता था, भ्रष्ट आचरण किसी का नहीं था, या वो बहुत ज़्यादा उससे भ्रष्ट से आचरण से दूर रहते थे। तो मैंने उनको अपने इस आंसर में कहा कि बिल्कुल आज भी किया जा सकता है। यदि हम उस समय की कुछ चाणक्य की जीरो करप्शन मॉडल के कुछ पॉइंट, यानी मुख्य 3 पॉइंट पर ही हम ध्यान दें, तो आज भी किया जा सकता है। और इसको सरकार कर सकती है। हम तो सिर्फ अपना आचरण सुधारें तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार आज की डेट में भी इसको लागू कर सकती है। कैसे? वो एक मैकेनिज्म जनरेट करे कि हम जो हमारा भ्रष्टाचार है, इसको रोकने के लिए। मैंने कहा है कि मैकेनिज्म वो जनरेट करे, बनाए, एक मैकेनिज्म बनाए, एक ऐसा प्रावधान लाए या ऐसा एक नियम बनाए कि जिससे हम इसे भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो वो मैकेनिज्म कैसे बने, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कैसे बनेगा वो मैकेनिज्म। जब कहीं भी किसी छोटे राज्य, किसी छोटी सी कॉलोनी या किसी देश में कोई भी गलत भ्रष्ट आचरण कर रहा है, तो उसको यदि कोई रोकने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति अपने प्रशासन में उसको उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, या आगे जाकर उसको आगे जाकर बताता है कि ऐसे यहाँ पर गलत आचरण या गलत व्यवहार या गलत कोई रिश्वत का लेन देन या समथिंग कुछ भी लेन देन गलत तरीके से कर रहा है, तो प्रशासन को चाहिए कि उसकी बात पर सुनवाई करे, साथ साथ एक्शन ले, और यदि वो बात बिल्कुल सही है तो उसको फिर उसके प्रति रिवार्ड भी करे, दूसरों के सामने उसको सम्मानित करें कि इसने ये काम करके जो एक गलत आचरण हो रहा था उसके लिए इस व्यक्ति ने ये ऐसा किया है, उसको रिवार्ड मिले, ताकि उसका मन बार बार करे कि हाँ, कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है तो वो उसको बार बार करे गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने इस काम को, मैंने एक गलत काम होते हुए रोका था तो मुझे इनाम भी मिला, एक सम्मानित कुछ पत्र मिला, और मुझे एक जो भी ऑफिसर रहे उन्होंने इस तरह की आगे फ्यूचर में भी कोई गलत एक्टिविटी हो रही हो तो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा। यानी कि जब उसको मॉनेटरी हेल्प होगी, कुछ उसको रिवार्ड मिलेगा, तो उसका मन बार बार गलत करते हुए व्यक्तियों को रोकने की इच्छा उसके अंदर जागृत होगी, और वो आगे बढ़कर बार बार उस काम को करेगा, इससे हेल्प मिलेगी। अब सरकार इसे कैसे करे? ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दे दिया आपको। अब सरकार कैसे करे? सरकार जितने भी अपने प्रशासनिक छोटे बड़े, जो भी स्टेट लेवल पर, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, या आप कह सकते हैं विलेज, जो वीडियो होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके अंदर भी इसको लागू कर सकता है। कैसे? वो कुछ स्पाइस, जो जासूस होते हैं, इस तरह के व्यक्तियों को अपने हर प्रशासनिक क्षेत्र में रखे, या ऐसे संगठन जो ऐसी सूचनाएं देते हैं उनको वो उनको प्रशासनिक उनसे जोड़ के रखे, स्पाइस उनको आगे ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, और जैसे ही कहीं पर कोई एक्टिविटी होती है तो वो उनको इनाम भी दे। यानी कि प्रशासनिक के साथ साथ गैर प्रशासनिक कार्य भी करवाए जाएं वहाँ के आम आदमियों के द्वारा, और उनकी ये अपने प्रशासनिक कार्यों में ही उनका वो करें, मतलब उनको सम्मानित करें, और
ताकि जो है वो बार बार इस चीज़ को करते रहें। एक तरीका यह हो गया कि वो इस तरह के प्रशासनिक कार्यों को सरकार जो है अपने हर लेवल पर व्यक्तियों से कराए। उसमें प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक लोगों का सहयोग मिलेगा, 100% मिलेगा। दूसरा, इसमें एक विशेष चीज़ यहाँ पर एक और है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कोई अपने पर्सनल भाव से या पर्सनल आवेश में आकर किसी व्यक्ति को गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा फंसा तो नहीं रहा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है कि कोई किसी दूसरे को गलत तरीके से फंसा रहा है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाए, ताकि उस जासूस को ये पता चले कि यदि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मुझे भी जुर्माना हो सकता है, सजा हो सकती है या दंड मिलेगा। इससे जो व्यवस्था है वो बिल्कुल साफ क्लियर रहेगी कि यानी कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो सही आएगी। तो यहाँ पर पहला तरीका है कि आप एक मैकेनिज्म जनरेट करें और इसको जो है समाज में, अपने प्रशासनिक कार्यों में और जो है स्थापित भी करें। दूसरा जो है, अब यदि हम दूसरे उसके तरफ बढ़ते हैं पॉइंट पर, तो वो क्या है कि जितने भी बेनिफिशियल जो पोस्ट होती हैं उनको स्थायी नियुक्त करना बंद करें। आपको पता है बहुत सारी जो पोस्ट होती हैं, जो वैकेंसी निकलती हैं वो सीधी निकलती हैं और जो लाभकारी जो पद होते हैं उन पर अधिकारी आके बैठ जाते हैं। उनको कुछ भी गलत करने से कोई नहीं रोक सकता। उनको पता है कि वो 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल तो वहाँ पर जो है वो आराम से कम या ना के बराबर कुछ करते हैं। लेकिन जैसे उनको ये हो जाता है, अब आइडिया हो जाता है कि मैं कहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ, वो उस पद के जो गरिमा है उसका ध्यान ना रखकर अपनी जेब और अपने जो सगे संबंधी है उनको पूरा लाभ पहुँचाना शुरू कर देते हैं। कोई अपने भाई को, कोई अपने भतीजे को, कोई किसी न किसी रूप में नियुक्त करके लेन देन का काम शुरू कर देता है। आप ऊपर बैठा होता है, सामने वाले को कहता है कि वहाँ पर ऐसे पहुँचा देना, कर देना, हो जाएगा आपका काम। तो लाभकारी जो पद हैं उन पर स्थायी नियुक्ति ना करें। तो ये गवर्नमेंट को देखना होगा। हमने ये देखा है कुछ सरकारों में ये भी होता है कि जब वो सरकार में आते हैं तो अपने भाई, भतीजा, भांजा, बेटा, पोता, पड़पोता, दूर के मामा का लड़का, ये सबको बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो लाभकारी पद है उन पर बैठा देते हैं और कहते हैं बेटा आप करो, अगले सरकार तो अब हमारी है, अगली सरकार किसकी आए या ना आए, 5 साल में आप जितना लूट सकते हो लूट लो। तो इसलिए स्थायी पदों को बिल्कुल भी नियुक्ति से बाहर रखें। स्थायी पद पर उस व्यक्ति को प्रमोट करें जो अपने काम से अपने आप को निखार कर और देश प्रेम में सही काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसको प्रमोट करें, उसको आगे लें, क्योंकि वो आगे भी अच्छा काम करता रहेगा। तो ऐसी नियुक्तियों को, जो बेनिफिशियरी हैं, लाभदायक पद वालों पर स्थायी नियुक्ति ना करें, उस पर समय लें। स्थायी पद दें लेकिन समय लें। पहले सामने वाले व्यक्ति का आचरण, व्यवहार, उसको तो जांच लें, परख लें कि वो कैसा है। नहीं तो जो व्यक्ति लाभकारी पद पर आते हैं वो पूरी तरह से उसमें मतलब अपने आप पर गुमान करने लगते हैं और उनको पता होता है कि अब मैं स्थायी हो गया हूँ, अब मुझे कोई भी हटा तो सकता नहीं। हटा नहीं सकता तो दूसरी ट्रांसफ़र कर देगा, तो जो है वहाँ पर मैं 10-15 साल या 5 साल जॉब करूँगा तो कुछ टाइम बाद वहाँ से भी यही शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि वो स्थायी नहीं होगा तो वो अपने आप को स्थायी कराने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करता रहेगा। उसे पता है कि यदि मैं स्थायी जब होऊंगा जब मैं अच्छे काम करूँगा। तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसे स्थायी पदों को, जो लाभकारी पद हैं, बहुत सारे पद हैं, मैं किसी पद का नाम नहीं लूँगा, सबको पता है कि कैसे कैसे पद हैं, तो वो उन पदों पर स्थायी नियुक्ति ना करे। तीसरा, जो भी लाभकारी पद हैं
नंबर 3 पॉइंट पर यदि हम आते हैं तो जो भी पद लाभकारी पद हैं उन पर किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित समय से ज़्यादा ना रोका जाए, उनका समय समय पर ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। नंबर 3 जो पॉइंट मेरा ये है वो आपको बिल्कुल साफ साफ आ गया होगा, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों करना चाहिए। जब आप किसी नई क्षेत्र में जाते हैं, यदि मैं आपका खुद का उदाहरण लेता हूँ, तो यदि आप किसी नई जगह आपको भेज दिया जाए तो आप क्या करते हैं, पहले वहाँ की व्यवस्था जानते हैं, वहाँ पर देखते हैं, जिस कॉलोनी में आप जाते हैं वहाँ के 2-4 उनसे पहले दोस्ताना करना शुरू करते हैं, दोस्ती करते हैं, दुकानदार से देखते हैं कि कहाँ से क्या लिया जा सकता है, कैसे करते हैं, यानी आप व्यवस्था बनाते हैं, आप अपने आप को सेटल करते हैं। उसी तरह अधिकारी जब किसी नए क्षेत्र में जाता है तो वो पहले अपने आप को वहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करता है। उसमें वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेता है, क्योंकि उससे उनको पता होता है कि यदि किसी गलत एक्टिविटी के द्वारा मैं फंस गया तो मेरी जॉब चली जाएगी, सज़ा भी मिलेगी। इसलिए वो पहले वहाँ पर अपने आप को ढालते हैं। नीचे अधिकारी, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के आसपास के वहाँ पर जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वो पहले उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में या 6 महीने में सेटल हो जाता है, वो अपना, यदि उसका मन करप्ट से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से युक्त है, तो वो फिर से वही एक्टिविटी शुरू कर देता है। इसलिए समय समय पर ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। किसी लाभकारी पद पर किसी व्यक्ति को ज़्यादा समय तक नहीं रोकना चाहिए। जितने बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं वहाँ पर ये सबसे पहले पाया जाता है कि जो वहाँ अधिकारी थे वो सालों से वहाँ पर काम कर रहे थे। तो इसलिए यदि भ्रष्टाचार को रोकना है तो उसको समय पर ही वहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये मेरे 3 पॉइंट थे, क्योंकि यदि एक्सप्लेनेशन की जाए या बहुत सारा विस्तार से बताया जाए तो कई घंटे कम पड़ जाएंगे अपनी एक्सप्रेशन देते हुए कि भ्रष्टाचार को इतने बड़े देश से कैसे रोका जाए। तो मेरे ये 3 पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं चाणक्य जी के जीरो करप्शन मॉडल से प्रेरित हैं। तो ये तीनों पॉइंट ही एक मात्र साधन है कि हम अपने देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बिल्कुल कम करते करते जीरो पर लेकर जा सकते हैं। तीनों पॉइंट को मैं समराइज कर देता हूँ कि जो पहला पॉइंट था वो था कि एक ऐसी व्यवस्था को बनाएं जिसमें हमारे पास जासूस हों, जो प्रशासन को या सरकार को या वहाँ पर जो वहाँ के मुखिया या मेन व्यक्ति हैं या जो भी अधिकारी हैं उनको करप्शन की जानकारी दे, और सरकार को चाहिए कि यदि कोई भी भ्रष्टाचार आचरण से की जो है खुलासा होता है या कुछ उस जो स्पाई जो भी जासूस था उसके द्वारा कोई भी किसी भी भ्रष्ट आचरण का खुलासा होता है और वो सही पाया जाता है तो वो उसको इनाम भी दे, ताकि वो जासूस बार बार उस काम को देश के लिए, जनता के लिए करना चाहे। अधिकारी अपना रोब या गलत व्यवहार की वजह से या खुद अपना आप को यदि भ्रष्ट हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि वो व्यक्ति उनको सही ऐसी जानकारी लाकर देता रहे। तो ये सब सरकार की ही पहुंच में आता है कि वो इसे कैसे मैनेज करें। तो मैकेनिज्म जनरेट करें, ये सरकार का कार्य है। दूसरा पॉइंट होता है, जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो था कि जितने भी लाभकारी पद हैं उन पर डायरेक्ट स्थायी जो है नियुक्ति बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अधिकारियों का मन जो है वो लाभकारी पद पर स्थायी होते ही बिल्कुल पावर में आते ही, जैसे पावर में सरकार आ जाती है ना, तो उनको लगता है कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अब तो मैं राजा हूँ। ऐसे ही कोई अधिकारी जो किसी लाभकारी पद पर आता है वो वहाँ की जनता का 2 तरीके से काम करता है, या तो उनकी भलाई के लिए काम करेगा या अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए काम करेगा।
तो पहले सामने वाले को देखो, समझो, परखो कि क्या वो समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। यदि कर रहा है तो उसको स्थायी कीजिए, और ये भी समय समय पर चेक करते रहिए कि वो समाज की भलाई किस तरह और कितनी कर रहा है। तीसरा पॉइंट जो मेरा था वो था कि स्थायी पदों पर भी कार्यरत जो अधिकारी हैं उनको एक समय से अधिक समय तक ना रोका जाए, उनको ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। ट्रांसफ़र भी करप्शन को रोकने की एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है, क्योंकि नई जगह जाकर उसे नई व्यवस्थाएं बनानी है, समझना है, तो उसमें भी उसे समय लगता है। वो पहले दिन से ही जाते वहाँ पर करप्शन के लिए अपने हाथ नहीं खोलेगा। समय देखेगा, टाइम देखेगा, वहाँ का सिस्टम देखेगा, वहाँ के जो है व्यक्तियों का व्यवहार देखेगा, वहाँ जो उसके नीचे काम करते हैं उनको परखेगा, फिर वो अपना काम करना शुरू करेगा। और यदि वो सही है तो नीचे वालों को भी सुधार देगा, और यदि वो गलत है तो नीचे वालों को भी बिगाड़ लेगा। पैसा आता हुआ या जो है किसी को भी बुरा नहीं लगता। कोई सुविधाएं आ रही हैं तो अच्छी लगती हैं, कोई पैसा आता है तो अच्छा लगता है, और जो हमारी और किसी भी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो प्रबल और प्रबल और प्रबल होती जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो है ऐसी इच्छाओं को रोक कर रखें। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो आपको सही लगी कि जो मैंने आपको बताया वो सही है, और ये जो मेरा उन व्यक्तियों को जो मैंने समझाया था, यदि ये आपको लगता है कि बिल्कुल सही मैंने बोला कि हाँ ऐसे हम इस भारत को, देश को भी करप्शन फ्री कर सकते हैं, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, और जो हमारे संगठन का टैग लाइन है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, आओ बनाएं एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो ये बिल्कुल वैसे हो सकता है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हम अपने देश में से भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं, इतने बड़े देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे बना सकते हैं। जब आचार्य चाणक्य जी अखंड भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त रख सकते हैं, तो आज भी ये पॉसिबल है। इसमें हमारे देश में जो सरकार है उनको आगे आना ही होगा, और जो हमारे जैसे संगठन कार्यरत हैं उनको भी सपोर्ट करना होगा, और उनके साथ प्रशासन को बिल्कुल टाइटली उनको बोलना होगा कि वो हमें कोऑपरेट करें, हमारे किसी रास्ते में ना आए, हमारे साथ मिलकर काम करें। मैं संजीव वशिष्ठ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, आपसे अब विनती चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि भ्रष्टाचार से जो जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशंस हैं मैं आपको देता रहूं। ये पर्सन जो मेरे सामने आया था तो मैंने उनको भी इसी तरह समझाया था कि इतने बड़े देश बड़ा है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े देश को और महान बनाएं। हम अपने देश को पीछे ना ले जाकर आगे बढ़ाएं। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। देश के राजा हों तो उनकी भी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी अपनी प्रजा से सहयोग की अपेक्षा रहती है। आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो इस पहल, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की पहल कर रहे हैं, तो उनका भी सहयोग, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ आगे बढ़ें, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन पॉइंटों पर भी ध्यान दें जो भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से रोक सकते हैं। मुझे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी एक लाइन
याद आ गई है। ये जब वो 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हमारा देश जो भारतवर्ष है वो बहुत ईमानदार और सहनशील देश है, लेकिन इस देश को हम जैसे व्यक्तियों ने नोच लिया है और लूट लिया है। और आज हम सबकी फिर से जिम्मेदारी है कि हम अपने देश से जो अपने लूट खसोड़ जो पी की है हम इसे वापस लौटाएं, अपने देश को महान बनाएं और अपने आप को बदलें। तभी हम बदलेंगे तो हमारा देश बदलेगा। हम अच्छे बनेंगे तो देश अच्छा होगा और हम महान बनेंगे तो हमारा देश भी महान होगा। हम महान देश के बच्चे हैं और भारत को करप्शन फ्री बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारी नैतिकता है कि हम जो है अपने देश को महान बनाने की पूर्णतः कोशिश करें और अपने देश को एक बहुत बड़े उपलब्धि पर ले जाएं। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश फिर से करप्शन फ्री इंडिया कहलाए, और यदि करप्शन फ्री होगा तो ये फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। यहाँ पर किसी चीज़ की आज भी कोई कमी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरों की सेवा के लिए आगे रहते हैं। आज भी हमारा देश भारतवर्ष दूसरों की ज़रूरतों की पूर्ति करने की क्षमता रखता है। ये एक देश की पहली पहचान है कि जब किसी को ज़रूरत पड़े तो हमारा देश आगे आता है, आगे बढ़कर उनकी सहायता करता है। तो ये भी हमें गौरवान्वित करता है। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम उस समय ज़रूरत में दूसरों के काम आते हैं। और ये तभी होता है जब देश में जो है वहाँ के व्यक्ति गलत ना करें। टैक्स चोरी करना या कुछ भी करना ये सब करप्शन के अंदर दायरे में ही आता है। हमारी अपनी ज़रूरतों की हम पूर्ति करें, सही तरीके से करें, नैतिकता के दायरे में करें और देश के प्रति हम समर्पित रहें। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम वो सारे कार्य करते रहें जो हमारे देश को एक आगे बड़ी पोजीशन पर लेकर जाता है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य प्रत्येक क्षण उसको आगे बढ़ाता है। अब वो कार्य अच्छा है तो अच्छे की तरफ ले जाता है, गलत है तो गलत की तरफ ले जाता है। हमने यदि कोई कार्य किसी गलत तरीके से बंद कमरे में भी किया है तो भी वो एक दिन सबके सामने आता ज़रूर है। सही काम किया है तो वो उसका भी रिजल्ट सालों बाद मिले, लेकिन आपकी बड़ाई होती है क्योंकि अच्छे काम करते करते आप महान बन जाते हो और उस समय आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि जो आपने शुरुआत में की थी। शुरुआत में आपको किसी ने नहीं देखा, किसी ने आपको नहीं परखा, किसी ने आपकी तरफ नोटिस नहीं किया, लेकिन यकीन मानिए कि यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो वो होते होते आपको महान बना देंगे। ये दावा है, ये 100% सही है। इसलिए आप अभी से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के में अपना सहयोग जरूर दें। मैं संजीव वशिष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।